हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग ऑल इंडिया AJPYQ सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। जहां पे हम बात करेंगे आज आपके पास डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में हम कवर करेंगे आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट जहां पे हम डिस्कस करेंगे आपके पास कॉलम बेस एंड इट्स फाउंडेशंस। कॉलम बेस और फाउंडेशन से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के अंदर नहीं पूछे गए हैं, बट जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम एक ही पार्ट के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशन के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि व्हेन द लेंथ ऑफ पाइल इज 34 टाइम्स देयर लीस्ट वेट देन द एरिया ऑफ स्टील शुड नॉट बी लेस देन। आपको यहाँ पे किससे रिलेटेड बात किया गया है सर? यहाँ पे बात की गई है आपके पास पाइल से रिलेटेड बात की गई है। और जब पाइल का केस होता है तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, आपका स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास पाइल के केस में जो इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन रहेगा वो देखिएगा, वो कौन सा रहेगा सर? आपके पास IS 2911। ठीक है, ये रहेगा आपके पास 2010 में ये रिवाइज हुआ था। और पार्ट फर्स्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया मिलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप मेन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जिस तरह से हम किस में बात करते थे, RCC में बात करते थे, उसी तरह से जब आपका पाइल का केस आता है तो वहां पे भी हम आपका क्या देखते हैं सर? रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया चेक करते हैं। क्लियर है? उसने क्या बोला है कि जब आपकी लेंथ क्या कर रही हो सर? 34 टाइम्स देयर लीस्ट विड्थ हो। तो इसके लिए तीन केसेस बनते हैं। मोस्टली आपको दो ही केस याद रखने हैं। पहला केस क्या बोलेगा कि जब सर व्हेन दी कि क्या हो सर? व्हेन लेंथ ऑफ पाइल क्या कर रही हो आपके पास? 34 टाइम्स। 34 टाइम को मैं टी लिख रहा हूं, पूरा लिख देता हूं, आप बोलोगे सर टी क्या है? टाइम्स देयर लीस्ट विड्थ। तो उस कंडीशंस में हम कितना प्रोवाइड करेंगे? तो उस कंडीशंस में आप जो प्रोवाइड करेंगे 1.25%। कितना करेंगे सर? 1.25%। ठीक है, 34 टाइम्स की जगह मैं सॉरी अभी 30 टाइम्स लिख रहा हूं। क्लियर है? तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, 30 टाइम्स तो कितना डालेंगे हम? 1.25% ऑफ दी ग्रॉस एरिया ऑफ पाइल को लिख रहा हूं मैं सर यहाँ पर P। क्लियर है? तो आपको इतना रेनफोर्समेंट वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। कब? जब आपके पास 30 टाइम्स दे दिया जाएगा। बट आज उसने 30 टाइम्स नहीं बोला है, आज उसने 34 टाइम्स बोल दिया है। तो इसके लिए आपको सेकंड केस भी याद होना चाहिए। सेकंड केस क्या है मेरे पास कि व्हेन क्या हो सर? जब हमारे पास व्हेन दी लेंथ क्या कर रही हो आपके पास? लेंथ ऑफ पाइल क्या हो? 30 to 40 टाइम्स हो। अब 30 से 40 टाइम्स हो, 30 to 40 टाइम्स लीस्ट वेट हो। तो उस कंडीशंस में हम कितना प्रोवाइड करेंगे? तो उस कंडीशंस में रहेगा सर हमारे पास 1.5% ऑफ द ग्रॉस एरिया ऑफ पाइल। AGP का मतलब क्या है? ग्रॉस एरिया ऑफ पाइल। तो अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है जो कि आपको याद रखने हैं। पहला कि जब लेंथ ऑफ पाइल्स आपके पास कितनी दे दी जाएगी सर? 30 टाइम्स दे दी जाएगी। तो उस कंडीशंस में आपको कितनी वैल्यूज याद रखनी है सर? 1.25% देना है। और जब सर आपके पास 30 और 40 के बीच में हो तो उस कंडीशन में 1.5। तो देखिएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन सर 2 ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइल नहीं सर। 1.75% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइल नहीं सर। 1.25 यस, तो 1.25 रहेगा। नेक्स्ट बोला है 1.25। तो 1.25 कब होगा? जब हमारे पास लेंथ ऑफ पाइल्स क्या होगी सर? 30 to 40 टाइम्स हो गई। क्लियर है? तो देखिएगा आज तो आपसे पूछा गया है 30 टाइम्स रिलेटेड, कल हो सकता है वो 30 to 40 के रिस्पेक्ट में पूछे। क्लियर है? तो आपका जो राइट आंसर हो गया वो आपके पास क्या हो जाएगा सर? सी इसका राइट ऑप्शन हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि डिजाइन ऑफ फाउंडेशन फॉर ए लार्ज जनरेटर। क्या बोला है कि डिजाइन ऑफ फाउंडेशन फॉर ए लार्ज जनरेटर इज गाइड प्राइमरली बाय। वो किससे गाइड किया जाएगा? आपके पास फ्रीक्वेंसी, डिफॉर्मेशंस, स्टिफनेस या स्ट्रेंथ। तो उसको जो गाइड किया जाएगा वो आपका जनरली फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ए हो जाएगा।
क्लियर है। मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि द मिनिमम क्लियरेंस केप्ट बिटवीन द गिरिलेस बीम टू गिरिलेस फाउंडेशन। मिनिमम क्लियरेंस का मतलब आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्पेसिंग के बारे में बात कर रहा है, किस किस के बीच में, गिरिलेस बीम और गिरिलेस फाउंडेशन के बीच में। तो यहाँ पे जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू IS कोड के मुताबिक देखेंगे हम, IS 1984 के मुताबिक, ठीक है, कोड भी लिख देते हैं, IS 800 1984 के मुताबिक अगर हम देखते हैं कि जो हमारे पास मिनिमम क्लियरेंस रहनी चाहिए, मिनिमम क्लियरेंस वो कितनी रहनी चाहिए सर, आपके पास 8 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं मिनिमम डेप्थ की, सर मिनिमम डेप्थ कितनी रहनी चाहिए सर हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि दोनों सवाल किए जाते हैं, 150 mm। 150 mm का मतलब क्या हो गया, 15 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा सर आपके पास 80 mm। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है कि मिनिमम क्लियरेंस की बात की जा रही है तो कितना रहेगा सर आपके पास 80 mm या 8 सेंटीमीटर। डेप्थ की बात की जा रही है तो डेप्थ में या तो हम 150 mm बोलेंगे, अगर सेंटीमीटर में पूछा तो 15 सेंटीमीटर। आज उसने क्लियरेंस पूछा है तो क्लियरेंस के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, यस सर। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द गसेट बेस। आपको गसेट बेस के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट बोला है कि द गसेट मटेरियल यूज्ड इंक्रीज द बेरिंग एरिया एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन स्मॉलर थिकनेस ऑफ बेस प्लेट। बिल्कुल, अगर हम गसेट बेस की बात करते हैं तो गसेट बेस क्या करते हैं, आपके बेरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं और सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करते हैं। साथ साथ में ये इसका यूज हम तब करते हैं जब आपके कॉलम के ऊपर लोड क्या आ रहा है सर, ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गई है सर, ट्रू। सेकंड दिखता है कि गसेट मटेरियल यूज सपोर्ट द बेस प्लेट अगेंस्ट बेंडिंग एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन स्मॉलर थिकनेस ऑफ बेस प्लेट। बिल्कुल सही, तो ये भी आपके पास क्या है, ट्री। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास सही है। बोथ 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, नहीं सर ये तो फॉल्स हो गया, दोनों सही है। सेकंड बोल रहा है ओनली 2 इज करेक्ट, नहीं सर दोनों ही करेक्ट है। तो डी ऑप्शन दिखेगा, बोथ 1 एंड 2। 1 एंड 2 क्या हमारे पास सर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग रिगार्डेड विद ग्रिलेस फुटिंग। किसकी बात की जा रही है, ग्रिलेस फुटिंग की बात की जा रही है। तो ग्रिलेस फुटिंग क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग। तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखेंगे कि इट इज द टाइप ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग है। क्लियर है, पहला पॉइंट। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज ए शैलो फाउंडेशन। इट इज शैलो फाउंडेशन। ये क्या है हमारे पास, शैलो फाउंडेशन है। क्लियर है। इसका यूज कहां करते हैं हम, जब आपके सेक्शंस के ऊपर क्या आ रहा हो, हैवी लोड आ रहा हो। यूज्ड लोडिंग कंडीशन इज हैवी। लोडिंग इज हैवी, कि जब लोड कैसा हो सर आपके पास, हैवी लोड हो। क्लियर है। तो ये भी आपको पॉइंट्स रखने हैं जो याद रखेंगे। पहला पॉइंट कि जो सर हमारे पास गिल्लेस फुटिंग होती है, गिल्लेस फुटिंग का यूज हम का एज ए आइसोलेटेड फुटिंग की तरह करते हैं, और इसी को सर हम एज ए शैलो फाउंडेशन बोलते हैं। इसका यूज तब किया जाता है जब लोडिंग क्या हो, बहुत ज्यादा हो। ये क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ स्टील बीम इनकेस्ड इन कंक्रीट। बिल्कुल ये सही है आपके पास, ये भी करेक्ट बोला है। सेकंड देखते हैं कि इट इज प्रोवाइडेड व्हेन द लोड ऑन द कॉलम इज एक्सट्रीमली हैवी। बिल्कुल, कि जब आपके कॉलम के ऊपर क्या पड़ रहा हो, हैवी लोड पड़ रहा हो, तो उस कंडीशन में हम आपका गिल्लेस फुटिंग का यूज करते हैं। सर ट्रू है। नेक्स्ट बोल रहा है कि बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल शुड बी वेरी हाई टू प्लेस गिल्लेस फाउंडेशन। नहीं सर, ये आपके पास क्या हो गया है, फॉल्स हो गया है। इसका यूज हम कहां करते हैं, जहां पर सेफ बेरिंग कैपेसिटी क्या हो सर, पुअर हो। तो ये भी आप लिख सकते हैं, यहीं पे लिख सकते हैं हम पॉइंट कि इसका यूज हम तब करते हैं, यूज्ड when the safe bearing capacity of soil is poor हो।
तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसका यूज एज ए मैशनरी वॉल की तरह करते हैं। क्लियर है, तो ये पॉइंट्स याद रखना है, ये आपके पास फॉल्स हो गई है। नेक्स्ट बोलता है कॉलम इज प्लेस्ड ओवर दी बेस प्लेट। बिल्कुल, जो कॉलम प्लेस किया जाता है वो आपके पास बेस प्लेट से ऊपर होता है, और यहाँ पे जो बेस प्लेट होता है वो किसका काम करता है, एज ए फुटिंग का काम करता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई सर मेरे पास, ट्रू हो गई है। तो आपसे तो पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट है आपके पास सर सी बोला था कि बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल शुड बी वेरी हाई। नहीं, वेरी हाई नहीं होती यहाँ पर, इसका यूज हम तभी करते हैं जब आपके पास सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या हो, बहुत पुअर हो। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द गिल्डेज फाउंडेशन डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैंज ऑफ गिल्डेज बीम शुड बी इक्वल टू। देखिए किसके इक्वल होना चाहिए, तो अगर हम बात करते हैं गिल्डेज फाउंडेशन के डिस्टेंस बिटवीन फ्लैंज और गिल्डेज, तो ये शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए सर, आपके पास 75 mm से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कम से कम मिनिमम आपका कितना होना चाहिए, 75 तो होना ही चाहिए। तो आप ऑप्शन चेक कीजिएगा, 4 टाइम्स ऑफ द फ्लैंज विड्थ, नो सर, मिनिमम 75। तो यस, तो बी हमारे पास क्या आ गया है सर, आपका राइट आंसर आ गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि इन ए सिचुएशन वेयर टॉर्जन इज डोमिनेट। किसकी बात कर रहा है कि जहां पे आपका टॉर्जन क्या हो, डोमिनेट हो। तो देखिएगा जहां पे क्या बोल दिया गया सर, आपके पास टॉर्जन डोमिनेट बोल दिया गया है। आगे क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फ्लाविंग इज द डिजायरेबल सेक्शन। मतलब आपके सेक्शंस पे क्या आ रहा है, टॉर्जन का इफेक्ट कंसीडर किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप कौन सा सेक्शन यूज करेंगे। अगर हम बात करते हैं आपके पास बेस्ट टॉर्जन को डोमिनेट करते हैं, जो बेस्ट सेक्शन रहेंगे आपके पास, वो रहेगा सर, एक तो हो सकता है आपके पास सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। बेस्ट की अगर हम बात करते हैं, एक हो सकता है सर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन, ठीक है, और दूसरा हो सकता है सर आपके पास बेस्ट हॉलो सर्कुलर सेक्शन। कौन सा हो सकता है, होलो सर्कुलर सेक्शन, होलो सर्कुलर सेक्शन हो सकता है। अब आपके माइंड में ये सवाल जरूर हो रहा होगा कि सर आपने बेस्ट बताए 2 सेक्शन, या तो सर वो सॉलिड सर्कुलर सेक्शन हो सकता है या फिर वो हॉलो सर्कुलर सेक्शन हो सकता है। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो यहाँ पर आपकी बेंडिंग एक्सिस होती है वो क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है आपके सेक्शन के। क्लियर है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शंस में बोला सर एंगल सेक्शन, नो सर आई सेक्शन, चैनल सेक्शन या बॉक्स टाइप। तो आपके पास बॉक्स टाइप सेक्शन क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा। अगर मैं बॉक्स टाइप सेक्शन का यहाँ पर आपको शेप बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से आपके पास क्या होता है, बॉक्स टाइप सेक्शन होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ बॉक्स टाइप आप बना दीजिएगा। ये क्या मेरे पास सर, बॉक्स टाइप सेक्शन। ये हमने प्रीवियस पार्ट में भी किया था कि बॉक्स टाइप सेक्शन का यूज आप कहाँ करते हैं सर, इसका यूज आप हाईवे के अंदर भी कर सकते हैं, एज ए मतलब फ्लाईओवर्स वगैरह बनाते हैं। और अगर मैं इसका बात करता हूँ शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की, तो इसका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। क्लियर है, आप इसको मार्क कर सकते हैं ये, और ये आपके पास, और हमारे पास कुछ इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, तो जो बॉक्स टाइप सेक्शंस बनेगा हमारे पास, वो क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये क्या बन गया सर, इसका आपके पास शेयर स्ट्रेस डायग्राम। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट्स बना देता हूं ताकि आपको दिख जाए। क्लियर है, तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिलेगा सर, यहाँ पर ये सेक्शंस का डायग्राम देखने को मिलेगा। तो ये कौन सा सेक्शन हुआ सर इसका, ये हुआ सर इसका शेयर स्ट्रेस डायग्राम हुआ। कौन सा सर, शेयर स्ट्रेस डायग्राम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं शेयर स्ट्रेस डायग्राम। क्लियर है, तो यहाँ पे आपने देख लिया है सर, शेयर स्ट्रेस डायग्राम भी इसका देख लिया है और बॉक्स टाइप सेक्शंस भी देख लिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, कॉलम फुटिंग इज प्रोवाइडेड। कि जो हमारा कॉलम फुटिंग होता है उसको हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, सिंपल सा है कि सबसे पहले जो उसके ऊपर हैवी लोड आ रहा है उस हैवी लोड को रजिस्ट कर पाए, और जो लोड का वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एज ए यूडियल होगा। देखिएगा कॉलम से लोड कहाँ आता है आपका, बेस फुटिंग में। बेस फुटिंग से कहाँ पे ट्रांसफर होता है सर, आपके हार्ड स्ट्रेटा पे या सॉइल पे होता है। तो देखिएगा ऑप्शन क्या बोला है, कॉलम फुटिंग इज प्रोवाइडेड टू सेपरेट द कॉलम लोड ओवर ए लार्ज एरिया। बिल्कुल, कहाँ पे, बिल्कुल सही है, आपका आंसर ट्रू हो गया है सर, पहला ऑप्शन ट्रू। देखिएगा अगर मैं यहाँ पे सेक्शंस बनाना चाहूँ, तो ये सपोज करो हमारे पास क्या है, कॉलम है, ये क्या हो गया सर, कॉलम।
कॉलम के नीचे हम क्या रखते हैं, मतलब फुटिंग प्रिपेयर करते हैं, तो फुटिंग के लिए हमारे पास कुछ ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके ऊपर मान लो सपोज करो हैवी लोड आ रहा है, तो जब हैवी लोड आ रहा है तो यहाँ पे लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए सर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। अब ध्यान दीजिएगा, कॉलम का एरिया और आपकी फुटिंग का एरिया क्या है, ज्यादा है। कॉलम का एरिया सर आपके पास कम है और फुटिंग का एरिया, तो जो कॉलम से लोड आया वो कहां पे गया आपका सर, लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो यही तो बोला कि सेपरेट दी कॉलम लोड ओवर ए लार्ज एरिया। अब नीचे से भी क्या लग रहा होगा आपके पास, यहाँ पे कुछ अपवर्ड प्रेशर लग रहा होगा, और जो अपवर्ड प्रेशर होगा वो किसका होगा सर, आपका सॉइल का अपवर्ड प्रेशर होगा। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो सॉइल का अपवर्ड प्रेशर होगा उसको मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्लियर है, तो पहली स्टेटमेंट सही होगी है। सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा, टू इंश्योर दैट इंटेंसिटी ऑफ बेरिंग प्रेशर बिटवीन कॉलम फुटिंग एंड सॉइल डज नॉट एक्सीड द परमिसिबल बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बिल्कुल वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही। क्या बोला है कि इंटेंसिटी ऑफ बेरिंग प्रेशर बिटवीन कॉलम एंड फुटिंग एंड सॉइल डज नॉट एक्सीड परमिसिबल बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, बिल्कुल। तो ये भी क्या हो गया सर, हमारे पास ट्रू हो गया है। सी बोला है टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉलम लोड ओवर द सॉइल थ्रू आउट द कॉलम फुटिंग, बिल्कुल। देखिएगा कॉलम से लोड कहां पे आया आपका, लार्ज एरिया में आया, आपका बेस फुटिंग पे आया, और बेस फुटिंग से कहां पे ट्रांसफर हुआ होगा, आपकी सॉइल पे हुआ होगा। तो सर ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। लास्ट ऑप्शन बचता है ऑल ऑफ द ऑप्शन, तो हम किस पे जाएंगे सर, ऑल ऑफ द ऑप्शंस क्या हो गया मेरे पास, सही हो गया है। क्लियर है, यस। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू आईएस 800 1984, इसके बाद करा है 1984, व्हाट इज द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील स्लैब बेस। किसकी बात कर रहा हूं, बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहा है, और बेंडिंग स्ट्रेस कितनी थी सर आपके पास, 1890 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर थी। क्लियर है, यस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट इज द मिनिमम कंक्रीट कवर फॉर गिरलेस फाउंडेशन, कि गिरलेस फाउंडेशन में जो हमारा कम से कम जो हम कवर्स प्रोवाइड करेंगे वो कितना प्रोवाइड करेंगे, 50 mm, 200 mm, 500 mm या 100। तो सर वो आपका कम से कम 100 mm होना चाहिए, मिनिमम 100 का होना चाहिए। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि अंडर व्हाट सिचुएशन विल ए गसेट बेस बी प्रोवाइडेड इन कॉलम, कि हम गसेट बेस क्यों प्रोवाइड करते हैं कॉलम। सिंपल सा फंडा है कि गसेट बेस का आप यूज तभी करेंगे जब आपके कॉलम के ऊपर क्या लग रहा हो सर, हैवी लोड लग रहा हो। तो देखिएगा कॉलम साइज इज लार्जर, कॉलम कैरीज लेसर लोड, सर लेसर लोड नहीं होगा, कॉलम साइज इज स्मॉलर, नहीं सर, कॉलम कैरीज हैवी लोड। जब कॉलम आपका हैवी लोड कैरी कर रहा होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, गसेट बेस बी प्रोवाइडेड। तो आपका आंसर हो गया सर आपके पास डी इज द राइट ऑप्शन हो गया है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन दी बोल्ट, क्या किसकी बात कर रहा है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन बोल्ट यूज्ड इन कॉलम बेस। देखिएगा कॉलम बेस होता है, एक स्लैब बेस होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात की जा रही है हमारे पास सर कॉलम बेस की बात की जा रही है, और दूसरा होता है सर आपके पास स्लैब बेस होता है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू आपको याद रखना है, कांस्टेंट होती है किसी भी टाइप का स्टील अगर आप वहां पे यूज कर रहे हैं। कॉलम बेस की वैल्यू यहाँ पर 120 रहती है, शुड नॉट बी एक्सीड 120, स्लैब बेस की सर शुड नॉट बी एक्सीड 185। क्लियर है, तो दोनों का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो क्या रहेगी सर आपके पास 120, तो यस 120, तो आपका आंसर रहेगा सर यहाँ पर ए 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आप यहाँ पर 120 मेगा पास्कल बोल सकते हैं, स्लैब बेस के केस में 150 मेगा पास्कल बोल सकते हैं। क्लियर है, यस सर। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट गिरलेस बेस इज चेक्ड फॉर। देखिएगा अगर हम डिजाइन की बात करते हैं तो गिल्लेस को डिजाइन किया जाता है बेंडिंग के लिए भी, शेयर के लिए भी, कंप्रेशन के लिए भी, और वेब क्रिपलिंग के लिए। बट जब हम चेक की बात करते हैं तो उसको बेंडिंग के लिए चेक किया जाता है, शेयर के लिए और वेब क्रिपलिंग के लिए। कंप्रेशन के लिए हम उसे चेक नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि कॉलम के ऊपर जो लोड आ रहा होता है तो आपका जो कॉलम मेंबर होता है वो कंप्रेस रहता है। जब जैसे ही लोड क्या होता है, कॉलम से आपका बेस प्लेट में जाता है तो बेस प्लेट के ऊपर भी लोड पड़ रहा है तो कंप्रेस हो जाता है। क्लियर है, तो अगर हम बात करते हैं चेक की, तो चेक किया जाता है सर बेंडिंग, शेयर एंड वेब क्रिपलिंग के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, 1, 2 एंड 4 हो जाएगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ यील्ड स्ट्रेस। आपको बताना है इंडिपेंडेंट ऑफ यील्ड स्ट्रेस एज ए परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑफ स्टील मेंबर। अगर मैं बात करता हूं एक्सियली टेंशन, तो एक्सियली टेंशन कितना था सर हमारे पास 0.60 Fy था, या हम लिख सकते हैं इसको सर 60% ऑफ Fy। कुछ यही बोला था, यस सर। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड क्या रहता है सर हमारे पास सर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना था सर 0.45 Fy, या हम बोल सकते हैं 45% Fy बोल सकते हैं। क्लियर है, यस सर। उसके बाद बेरिंग स्ट्रेस की बात करते हैं तो 0.75 Fy, हम लिख सकते हैं इसको कितना सर 75% Fy लिख सकते हैं। क्लियर है, ये भी क्लियर होगा। स्ट्रेस इन स्लैब बेस, तो स्ट्रेस इन स्लैब बेस कितना होता है सर कांस्टेंट 135 मेगा पास्कल होता है। तो यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी आपको पहले भी डिस्कस करवा चुका हूँ प्रीवियस में, 185 मेगा पास्कल रहेगा। ठीक है, और जब हम बात करेंगे बेरिंग स्ट्रेस, तो बेरिंग स्ट्रेस कितना रहता है 0.75 Fy या फिर 75% Fy। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस 0.75 Fy या 45% Fy। एक्सियल टेंशन तो इंडिपेंडेंट बोला, तो इंडिपेंडेंट डिपेंड तो करेगा सर वो आपका एक्सियल पे भी, मैक्सिमम शेयर पे भी, बेरिंग पे। इंडिपेंडेंट रहेगा सर स्ट्रेस इन स्लैब बेस। तो आपका आंसर क्या हो गया सर यहाँ पर, डी इज द राइट आंसर हो गया। अब थोड़ा सा अगर मैं टेबल्स की बात करता हूं, मैंने एक्सियली किस किस की बात की थी आपकी, एक्सियली टेंशन हो, एक्सियली हमारे पास चाहे टेंशन हो चाहे आपके पास सर कंप्रेशन हो, उस कंडीशन में मेरी जो परमिसिबल वैल्यूज रहती है वो कितनी रहती थी सर आपके पास 0.60 Fy रहती थी। कहने का मतलब कितना है 60% ऑफ Fy। तो उसने बोला था टेंशन के रिस्पेक्ट में। अगर मैं बात करता हूं आपके पास बेंडिंग की, बेंडिंग, तो जो बेंडिंग हो सकता है वो आपके पास सर टेंशन भी हो सकता है, ठीक है, और हमारे पास सर कंप्रेशन भी हो सकता है। उस कंडीशन में जो मेरी वैल्यूज रहती थी वो कितनी रहती थी सर 0.66 Fy। कहने का मतलब कितना है 66% Fy। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देते थे सर हम आपका बेरिंग स्ट्रेस। तो बेरिंग स्ट्रेस की बात की जा रही है, बेरिंग स्ट्रेस की बात की जा रही है। तो बेरिंग स्ट्रेस कितना रहता था सर हमारे पास, ये रहता था सर 0.75 Fy, जो मैंने आपको अभी बताया। कहने का मतलब 75% Fy। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके पास सर शेयर स्ट्रेस की, शेयर स्ट्रेस की, तो शेयर स्ट्रेस में आपके पास क्या रहती है, एक सर मैक्सिमम रहती है टाउ सी मैक्स, मैक्सिमम टाउ मैक्स, टाउ मैक्स कर देते हैं, और एक एवरेज कर लेते हैं। तो एवरेज के लिए वैल्यू कितनी थी सर आपके पास, सर मैक्सिमम के लिए थी 0.45 Fy। कहने का मतलब कितना सर 45% ऑफ Fy। एवरेज की बात कर लेते हैं तो 0.40 Fy, मतलब 40% ऑफ Fy था। क्लियर है, बिल्कुल। ये सारे स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं हम। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस इन कॉलम बेस, कॉलम बेस की बात करेंगे अगर हम, तो कॉलम बेस में वैल्यू कांस्टेंट थी कितनी सर 120 मेगा पास्कल। स्लैब बेस की बात करते हैं सर, तो स्लैब बेस की वैल्यू कितनी थी सर आपके पास 185 मेगा पास्कल। तो जो आप एक टेबल देखते हैं ना IS 800 2007 में, वो बिल्कुल इसी पे बेस्ड है एक टेबल। तो ये इसलिए बताया ताकि आप कोई कंफ्यूजन ना हो। एक्सियली टेंशन और कंप्रेशन आपका क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल सर। बेंडिंग टेंशन और कंप्रेशन आपका क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल। बेरिंग स्ट्रेस से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, यस सर। उसी तरह से हमने बात की थी सर शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है। लास्ट में रहता है सर आपके पास कॉलम बेस और स्लेब बेस। तो यहां से आपका कोई ना कोई एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि कॉलम बेस आर मेनली सब्जेक्टेड टू एंड डिजाइन फॉर। देखिएगा ये मेरे पास एक कॉलम है। अब जब कॉलम से लोड कहां जाएगा सर आपका फुटिंग में जाएगा। देखिएगा ये कॉलम है और कॉलम से कहां जा रहा है सर आपका, ये फुटिंग में जा रहा है। तो फुटिंग का सर हम कलर दूसरा कर देते हैं, यस सर। अब देखिएगा, अब जब दो मेंबर आपस में कनेक्ट करते हैं डिफरेंट सरफेस के, एक कॉलम है और दूसरा आपके पास बेस प्लेट है, तो हम लिख सकते हैं ये सर मेरे पास क्या है कॉलम है, ये सर कॉलम हो गया है, और ये मेरे पास क्या हो गया सर बेस प्लेट हो गई है।
अब दो मेंबर आपस में एंड टू एंड कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होती है, कुछ स्ट्रेसेस इंड्यूस होती है। तो उस स्ट्रेस का क्या नाम दिया जाएगा सर, उस स्ट्रेस को नाम दिया जाएगा आपके पास सिग्मा बी आर, बेयरिंग स्ट्रेस नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उसको किसके लिए चेक करेंगे सर, बेरिंग के लिए चेक करेंगे, तो बेरिंग के लिए भी चेक करेंगे। अब ऊपर से लोड कैसा आ रहा है सर, आपका टेंशन आ रहा है या कंप्रेशन, कंप्रेशन, तो सर उसको बेरिंग एंड कंप्रेशन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर, बेरिंग एंड कंप्रेशन। क्लियर है, तो आप इज द डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि टू इंश्योर दैट सपोर्टिंग एरिया ऑफ एन ऑफसेट फुटिंग बाउंड्री वॉल इज फुली कंप्रेसिव द सीजी ऑफ लोड मस्ट बी। तो आपका सीजी ऑफ लोड मस्ट बी होना चाहिए और सेंटर ऑफ द बेस, देखिए सेंटर ऑफ द बेस तो हो नहीं सकता, विद इन द मिडल फिफ्थ ऑफ द बेस या विद इन द मिडल थर्ड ऑफ द बेस या नन ऑफ दिस। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं स्ट्रेस मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम का मतलब है टेंशन के केस में, मिनिमम का मतलब है कंप्रेशन के केस में। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनता है सर, P बाई ए, कुछ इसी तरह से बनता है 1 प्लस माइनस 6E बाई बी बनता है। क्लियर है, अगर मैं बात करता हूं सर नेगेटिव का, देखिएगा पॉजिटिव की बात करेंगे हम जब आपका मेंबर टेंशन में हो, ठीक है, टेंशन में। और अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूं तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि जब आपका मेंबर्स क्या हो, कंप्रेशन में हो। तो यहाँ पे मैं कंडीशन बना सकता हूं सर पी मैक्स की, तो पी मैक्स मेरे पास क्या बन जाएगा, टेंशन का केस है तो P बाई ए ये बन जाएगा 1 प्लस 6E बाई बी। क्लियर है, ये बन जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहीं पे P मिनिमम, तो P मिनिमम क्या रहेगा मेरे पास सर, P मिनिमम रहेगा P बाई ए इज 1 माइनस 6E बाई बी रहेगा। क्लियर है, कुछ इस तरह से। अब इसको जब आप क्या करोगे सर, सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो आपके पास E आएगा, E कैलकुलेट करेंगे तो E शुड नॉट बी मोर देन B बाई 6, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाय यूजिंग द मिडल थर्ड रूट, या आप लिख सकते हैं बाय यूज द मिडल थर्ड रूल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, इसेंट्रिसिटी शुड नॉट बी मोर देन B बाई 6। तो यहाँ पर टेंशन कंप्रेशन की बात की जा रही है विद इन द मिडल थर्ड ऑफ द बेस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से P मैक्स भी आपको क्लियर हुआ होगा और P मिनिमम भी यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि गिल्डेज फुटिंग मिनिमम शेयर फोर्स अकर्स एट द, मिनिमम शेयर फोर्स की बात की जा रही है। तो अगर हम बात करते हैं एक बेसिक कंसेप्ट की, बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होता है, सेंटर पे मैक्सिमम, और शेयर फोर्स कहाँ होता है मैक्सिमम सर, आपके सपोर्ट पे। जैसे जैसे सर वो आपके सेंटर तक आता है तो आपका शेयर फोर्स क्या होता है, मिनिमम और जीरो रहता है। और बट अगर हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की, तो बेंडिंग मोमेंट सर सेंटर पे मैक्सिमम रहता है, बट जैसे जैसे हम सपोर्ट की तरफ जाते हैं तो आपके पास तो मिनिमम और जीरो होता है। क्लियर है, तो देखिएगा अगर मैं बात करता हूं V मिनिमम, तो V मिनिमम कहाँ रहेगा सर, आपके पास एज ऑफ दी बेस प्लेट पे रहेगा। कहाँ रहेगा सर, एज ऑफ दी बेस प्लेट। और अगर मैं बात करता हूं बेंडिंग मोमेंट की, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम की, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ रहेगा सर, सेंटर ऑफ दी बेस प्लेट रहेगा, सेंटर ऑफ दी बेस प्लेट। तो देखिएगा ऑप्शन एज ऑफ द गिल्लेज बीम, या नहीं गिल्लेज बीम तो नहीं होगा सर, तो ए हो नहीं सकता। सेंटर ऑफ द बेस प्लेट, अगर हम सेंटर ऑफ द बेस प्लेट की बात करते हैं तो यहाँ पे तो हमारा सर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सेंटर ऑफ द गिल्लेज बीम भी नहीं होगा, तो बचा आपके पास नन ऑफ दिस, ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यस सर, इसको भी आप अंडरलाइन कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ से कंसेप्ट पूछा जाता है, मिनिमम शेयर फोर्स और आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है आपके पास कि एज पर IS 800 1984 थिकनेस ऑफ द बेस स्लैब। तो मैंने थिकनेस ऑफ द बेस स्लैब आपको बता दिया था अकॉर्डिंग टू IS 800 1984 बोलो, या फिर आप कह सकते हैं 2007, दोनों के मुताबिक अगर हम बात करते हैं सर थिकनेस की, तो थिकनेस क्या रहेगी सर हमारे पास, ये रहेगी 3W बाय सिग्मा BS इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4 रहेगी। क्लियर है,
बिल्कुल सही। अगर हम बात करते हैं सिग्मा बी एस क्या है? परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस है। ए क्या है आपके पास? ए और बी आपके पास स्मॉलर एंड लार्जर प्रोजेक्शन है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान में पहले बता दिया। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया सर? ए इज द राइट हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि एज पर आईएस 800 2007 द वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक फैक्टर, किसकी बात की जा रही है? ज्योमेट्रिक फैक्टर की बात की जा रही है। और जब ज्योमेट्रिक फैक्टर बोला गया है तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि किसकी बात की जा रही है सर? K3 की बात की जा रही है। और K3 जो वेरी करता है आपके पास, वो कहाँ से कहाँ वेरी करता है? 0.9 से लेकर 0.9 से लेकर 1.14 के बीच वेरी करता है। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। क्लियर है? और अगर हम बात करते हैं इससे प्रीवियस क्वेश्चन की, तो इससे रिलेटेड मैंने आपको एक सवाल भी करवाया है प्रीवियस पार्ट्स के अंदर। क्लियर है? तो इस तरह से जो भी आपका कॉलम बेस्ड और फाउंडेशन से रिलेटेड सवाल थे उसको हमने इस पार्ट्स के अंदर कवर किया है जो अब तक पूछे गए थे डियर। तो बेटर है कि जो भी हम प्रीवियस से कवर आते हैं उसको आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज कीजिएगा, ताकि आपका किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो और डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से कोई भी सवाल पूछा गया है तो उसका आंसर आप बहुत अच्छे से दे पाओ। मिलते हैं अब आपको एक नए सेशंस में जहाँ पे हम बात करेंगे आपके पास कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस की। तब तक के लिए आप इसी तरह से पढ़ते रहिए डियर और आगे बढ़ते रहिए।